नमस्कार, मैं बालकृष्ण, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आज हम चर्चा करने वाले हैं कलकत्ता में जो घटना हुई एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हुई, उसके बाद जो हुआ उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि आज कोर्ट में सीबीआई ने अपनी बातें भी रखी है और बहुत सारी बातें कही है, कहाँ फेलवर हुआ है, और इस पे भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर NP प्रियदर्शी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सिराज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सिराज ट्रस्ट हॉस्पिटल के निदेशक हैं, और MK सिंह जी हैं जो पटना से ही हैं और काफ़ी जानकारी रखते हैं मेडिकल फील्ड में या फिर अन्य भी कई तरह के फील्ड है जिससे जानकारी रखते हैं, लेकिन पेशे से एक शिक्षक हैं और इनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहलू सर हम चर्चा आपसे करेंगे सर डॉक्टर सर कि वहाँ जो घटना हुई, घटना की तो हम लोग तीव्र निंदा करते हैं। आप उस पर पहले थोड़ा सा एक प्रकाश डालिए कि जो घटना हुई उस पर। देखिए, बिल्कुल यह विभत्स घटना थी और यह रेयरेस्ट रेयर भी कहा जा सकता है कि जिस तरह की ये घटना हुआ, तो इस पर निश्चित रूप से हम राजनीति को दूर रख करके इसके जो पहलू, सामाजिक पहलू है, उस पर समझना चाहिए और इसको एक आइडियल केस के तरह सोल्व करना चाहिए। लेकिन परंतु इसमें क्या हुआ कि वहाँ की सरकार पता नहीं किस दबाव में थी, वहाँ की पुलिस, जिसके कारण ये जो घटना हुआ इसको एकदम लिपापोती करने के में लग गई और जो सत्यता थी उसको छिपाने में लग गई। वस्तुतः ऐसा पुलिस नहीं करती है, लेकिन कभी कभी किसी दबाव में या किसी कारणवश ऐसा करना उसकी मजबूरी हो जाती है, जिसमें उन्होंने ऐसा किया था, जो सब कुछ सामने आ गया। यह विभत्स घटना बहुत ही निंदनीय है और उसको जितने शब्दों से मैंने उसका निंदा किया जाए कम है। ऐसी डॉक्टरों के, खास करके डॉक्टरों का, हम लोग होते हैं कहते हैं कि ना चिकित्सा समम पुण्यम, चिकित्सा के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है और इस पुण्य कार्य में लगे रहते हैं। हमें न जात को देखते हैं, ना कोई धर्म को देखते हैं, ना कोई विभेद करते हैं, हम अपने काम में लगे रहते हैं। और हमारे साथ ऐसा होता है तो मन बहुत विचलित हो जाता है और निश्चित रूप से यह जो घटना थी हम लोग को झकझोर करके रख दीजिए, पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी को झकझोर दिया। और कैसे किसी पर इस तरह से घटना होती है और उसके साथ साथ एक पूरे भीड़ आती है, अनियंत्रित भीड़ आती है। पता नहीं ये कौन सा फोर्स है जो अनियंत्रित भीड़ आती है, पूरे मेडिकल साइंस को तहस नहस कर करके, और एक मतलब कहने का मतलब कि जो वहाँ अभी भी जो चिकित्सक हैं वो भी दहशत में है। यह जो कृत्य हुआ है यह हमारे लिए और किसी के लिए विशेष सोचने का विषय है कि ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। मैं वहाँ के प्रशासन को पूरी तरह से निष्फल समझूंगा, वहाँ के जो मातहत है उसका पूरी तरह से निष्क्रिय समझूंगा इस मामले में। कि बताइए कि 100 फीट के दूरी पर पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं और इस तरह की घटना हो रही है, तो यह क्या समझाती है, यह क्या दर्शाता है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का कृत्य हो रही है जो मानव जाति को शर्मसार करती है और डॉक्टर फ्रेटर्निटी को बहुत ही विस्मित करती है। डॉक्टर साहब ने कहा, जिस तरीके से बातें रखी कि जो घटना हुई बहुत विभत्स घटना हुई है और कह सकते हैं हम कि जो सेवा करने आए थे, अगर उन्हें सेवा करने से रोका जा रहा है, एक तरह से सेवा करने नहीं दिया जा रहा है, अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो सेवा कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। लेकिन सर क्या कहेंगे, ठीक है वहाँ घटना हुई, घटना के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई उसके बाद डॉक्टर प्रोटेस्ट करने लगे, डॉक्टर हड़ताल पे चले गए, उसके बाद भी वहाँ तो एक मौत हुई थी, घटना हुई थी जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, पूरा देश निंदा कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो घटना हुई आम पब्लिक के साथ जो हुआ और चिकित्सकों ने इलाज के अभाव में, चिकित्सकों के इलाज के अभाव में लोग दम तोड़े, एक के बजाय कई घटनाएं होती चली गई। क्या कहेंगे आप एज ए नागरिक, एज ए टीचर, सामान्य? सर ने कहा कि जैसे ऐसी घटना तो घट गई और जो सरकार है वहाँ पे सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, उनको क्या समस्या है जो कुछ छुपाना चाहती है। एक तो पॉलिटिशियंस वो करते ही हैं, वो सारे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, वो कैसे भी करके उनको अपना सत्ता काबिज रखना होता है, ये सब लोग जानते हैं, पर उनको कोई हटा नहीं पाते क्योंकि बड़े ताकतवर हो चुके हैं। जहाँ पे जो भी ताकत इकट्ठा कर लिया
वो अत्याचार करने लग जाता है, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहता है, जिसमें उसका कुछ नाम आ रहा होगा, हो सकता है कि वहाँ की जो सरकार है उनका कुछ बदनामी हो रहा होगा, तो दबाने की कोशिश करेंगे। एक तो एक पहलू सरकार ने ऐसे ख़राब किया। दूसरा, घटना घटा, निंदनीय है। घटना घटने के बाद डॉक्टर में भी तो पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टरों का भी एक मेडिकल एसोसिएशन है, सारे डॉक्टर्स उसके मेंबर अगर हैं तो उस मेंबर को कोई रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, जैसे 100, 200, 500, 1000 लोगों का जो समूह होगा उसमें जो था 2, 4, 10 होंगे, उनका थोड़ा पता करेंगे तो वो फुल टाइम पॉलिटिशियन का काम करते होंगे, मेडिकल का अपना वो काम छोड़ चुके होंगे, उनके भी नेता है बेसिकली। अब उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक अब हड़ताल घोषित कर दिया। हड़ताल घोषित करते समय तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक घटना घटी, डॉक्टरों पे लोगों ने हमला किया, सरकार ने पक्षपात किया, हम इसके विरोध में वो घटना कर रहे हैं। लेकिन अब वो पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से होने में होते होते ऐसा एक सिचुएशन बन गया कि जैसे ही डॉक्टर हड़ताल पे जाएंगे, ओपीडी ही बंद हुआ था, पर इमरजेंसी सर्विसेज भी बाधित होती है। नहीं, एक यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। हम लोग पॉजिटिव हड़ताल किए थे, कभी भी निगेटिव बिंदु पर नहीं गए थे, अपना काला बिल्ला लगा करके। और मैं लगातार जब से हुआ है तब से लगातार काम कर रहा हूँ, इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा हूँ, ओपीडी ड्यूटी कर रहा हूँ, एक दिन भी बाधित नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं। इमरजेंसी ड्यूटी तो कहीं भी बाधित नहीं हुआ है। तो इस तरह से मतलब अगर थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कर लिया जा सकता है कि हमने इमरजेंसी, हमारा फैटर्निटी इमरजेंसी कहीं बाधित नहीं किया है। हाँ, ओपीडी थोड़ा बाधित हुआ था, कुछ दिन हुआ था, लेकिन कब हुआ है कि जब हमारी बातों को सिर्फ सुनी नहीं जा रही है। बात तो जो घटना हुई है वो तो हुई, लेकिन उसके लिए अलग से लिपापोती करने का जो कोशिश किया जा रहा था, तो उसके लिए हम लोग, चूँकि कोई तो प्लेटफार्म होगा जहाँ कहा जा सकता है, उसी प्लेटफार्म पर हमने जाकर के कहा। ओपीडी में कुछ दिन के लिए कुछ दिन बाधित हुआ, लेकिन इमरजेंसी सेवा हम लोग ने बाधित नहीं किया है। सर सही बोल रहे हैं, लेकिन सर एक शायद मैं सर को इस कैटेगरी में रखूंगा कि सर अपने हृदय से डॉक्टर हैं, बिल्कुल आप एक ऑनेस्ट डॉक्टर हैं, पर सभी डॉक्टर सर जैसे नहीं हो सकते। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है डॉक्टरों का, आप डॉक्टरों का थोड़ा सा देखेंगे, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर एक बड़ा डॉक्टर ऐसा समुदाय हो चुका है कि वो उनकी जो एक्टिविटीज़ है, पारस अस्पताल का कितना बार आ चुका है, वो आईसीयू में डेड बॉडी के साथ भी वो पैसा ले रहे हैं, ऐसे बहुत बार सुनने को मिलता है। तो सर ने जो कहा हो तो आइडियलिटी है, आइडियलिटी के नाम पे ओपीडी में जो भी सेवाएं बंद हुई हैं, इमरजेंसी में तो चल ही रही है। पर जब एक समूह बनता है ना, जब 200, 500 और 1000 लोगों का, जब एक देखते हैं ना चौराहे पे जब कोई चक्का जाम होता है तो उसमें लोग लाठियाँ बरसा देते हैं, ईंट पत्थर फेंकते हैं, तो क्रोध होने के बाद जो एक सिचुएशन पैदा होता है ना, उस सिचुएशन में अब बदले की भावना शामिल हो जाती है। पर इस बदले की भावना में एक बड़ा समूह जो अस्पतालों में भर्ती है, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पे के जो मैनेज कर रहे होंगे, जो हेड डॉक्टर के होंगे, उन्होंने आदेश दिया होगा। पर एक पीढ़ी, युवा पीढ़ी भी डॉक्टर अगर होगा और अगर उसके खून में गर्मी आई तो इमरजेंसी सर्विसेज में भी वो बाधा पहुँच सकता है। और इसका परिणाम है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर नंबर ऑफ डेथ पर डे हर एक इमरजेंसी सर्विसेज में होता है, चाहे आप पीएमसीएच में जाएं, एम्स में जाएं, किसी अस्पताल में जाएं, शायद वो इंक्रीज हो जाता है जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है। क्या मानते हैं, ये जो हड़ताल के वजह, वहाँ तो घटना के बाद जो हड़ताल हुई देश भर में, क्या हड़ताल की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, मरीज की मौत नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी इमरजेंसी सेवा कभी बाधित नहीं हुई है। हम नोबल सर्विस सर्वेंट हैं, नोबल सर्वेंट है, सेल्फ नोबल सर्वेंट है। कहने का मतलब कि सरकार का तो सब काम कर ही रहे हैं, सेल्फ नोबल सर्वेंट भी हैं। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई पीड़ित आता है तो हम नहीं कहने का मेरा अधिकार है ही नहीं। वी आर सर्विंग टू देम पीपुल्स, दोज हु आर कन्फ्लिक्टेड एंड दोज हु आर सिक्ड। उसके लिए हम लोग एकदम समर्पित हैं। हमने हिपोक्रेटिक ओथ लिया है, जिसके कारण जब कोरोना जैसे महामारी में पीछे कुछ नहीं हटे, तो अब क्या ये छोटी सी बात क्या है। जब तक जैसे कहा गया ना कि सीमा पर लोग जवान लड़ते हैं, तो हम लोग भी लड़ते हैं। हम भी अपनी परवाह किए बगैर, वहाँ गोली लगती है, यहाँ वायरस लगता है, दोनों का गति सेम होता है। गोली से भी मरते हैं, वायरस से भी मरते हैं, बैक्टीरिया से भी मरते हैं।
दोनों का गति सेम है, एक जैसा है, तो वो दिखता है लोगों को, और ये हमारे व्यथा लोगों को दिखती नहीं है। फिर भी आजकल के सोशल जो एंटी एलिमेंट है वो हमेशा डॉक्टर को सॉफ्ट टारगेट समझ कर करके, कल ही हुआ है पटोरी में फिर हुआ है, एक दारू पी करके आया था, उसको इलाज करने के लिए दरमियान में उसको कहे कि रेफ़र किया गया, और रेफ़र ले गया भी नहीं है, और उसके बाद वही मारपीट भी, फिजिकल असॉल्ट करने लगा। तो ये सब ऐसी घटनाएं आती है, तो इसमें से छोटी छोटी घटनाएं को तो हम लोग ऐसा ही नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा सर, मेडिकल एथिक आप लोग मेडिकल जब सर्टिफिकेट लिए होंगे, आप लोग ओथ लिए होंगे, एक प्रतिज्ञा लिए होंगे, क्या उसमें ऐसा कुछ है कि अगर मान लिए कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो मरीज की जान को दांव पे लगा के आपको प्रोटेस्ट करना है, या फिर हड़ताल करने की कुछ बात है उसमें? ऐसा पहले कहा गया था? निश्चित रूप से सुनिए, निश्चित रूप से हम जैसे ही बताए कि ये नोबल सर्विस है, हम व्यक्ति विशेष के लिए किसी हड़ताल में नहीं जाते हैं, पहली बात। और कोई अगर हमारे सामने अगर तड़पता रह जाए, हम छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, ये हमारा हम वो ऐसा हाइपोक्रेटिक ओथ में है ही नहीं। पहले उसको सेव द पीपुल एंड सर्व द पीपुल, देन यू हैव टू प्रोटेस्ट। आपने सही कहा सर। जैसे आप किसी रिलीजन को उठा लीजिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे फिर ईसाई हो, हर रिलीजन का अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो कितनी आइडियलिटी है उसमें। धर्म एक ऐसा चीज़ है जिसमें इंसान का संस्कार बढ़ता है, धर्म एक ऐसा चीज़ है जिसमें इंसान का जीवन स्तर सुधरता है, सारी चीज़ें हैं। मोहम्मद साहब अगर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, ईसा मसीह हो गए, इधर अपने राम कृष्ण हो गए, अगर ये लोग आपस में मिलेंगे, भगवान बुद्ध हो गए, आपस में मिलेंगे, इनमें कोई विवाद नहीं होता। पर आप देखे होंगे कि धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ होती है। तो ऑब्वियसली जो लोग धार्मिक नहीं है वही लड़ते हैं। तो डॉक्टरों में भी जो धार्मिक है वो तो लड़ाई करेगा ही नहीं। हाँ, लड़ाई नहीं करेंगे, नहीं, उसको धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। वैसे ही कुटुंबकम है। वैसे ही डॉक्टरों में जो लोग धार्मिक डॉक्टर हैं, जो लोग अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको जानते हैं, उनको तो कभी वो जहाँ रहेंगे वहाँ पे भगवान स्वरूप में रहेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। पर मैंने एक दूसरा स्वरूप भी डॉक्टर का देखा है। जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके जो टेस्ट के जो सीरीज होता है, कितने टेस्ट करना है, मेडिकल में वो जो दवाइयाँ लिखते हैं। हाँ, आजकल देखिए नए नए प्रावधान आ गए जिसके कारण हम लोग को भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। जैसे डिजिटलाइजेशन के युग में डिजिटली भी कुछ डाटा दिखाना पड़ता है, तो उसमें भी देर होती है। जबकि डॉक्टर का काम है चिकित्सा करना, डिजिटली डाटा कलेक्ट करना नहीं काम है, लेकिन आजकल करना पड़ रहा है। तो जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है कि आपने इलाज किया तो आपने क्या पाया था जो इलाज किया, तो इसके सापेक्षाकृत कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो ऐसे कॉरपोरेट जगत में और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, कॉरपोरेट अस्पताल में और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। अब जैसे कुछ इंश्योरेंस वगैरह का होते हैं तो उसमें और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। कुछ भी अगर उसके सापेक्षाकृत अगर नहीं देते हैं तो वो आप अपने से इलाज करते हैं तो उसको मानता नहीं है। तो इसके कारण भी कुछ जो चीज़ परफेक्ट रॉन्ग है वो तो बंद हो ही जाता है। बिल्कुल, जो चीज़ परफेक्ट सही है उस पर कोई सवाल भी नहीं उठाता। बिल्कुल। बीच में जो छोटा छोटा जो चोरी का उपाय होता है, जैसे आम आदमी में भी किसी से पूछेंगे ना, जो टेस्ट है, जो भी लेबोरेटरी है जहाँ पे आप टेस्ट कराने जाएंगे, अगर बिना किसी डॉक्टर रिकमेंडेशन के बोलेंगे तो 30% ऐसे डिस्काउंट कर देते हैं। 30% डिस्काउंट कर देते हैं। इसका मतलब 30% जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से उनको ज़्यादा फी पे करना पड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्टर की सहभागिता भी है उसके टेस्ट रिपोर्ट में कि उसने रिकमेंड किया है। जितने सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, डॉक्टर्स ज़्यादातर दवाई कभी कभी तो ऐसा लिख देते हैं कि स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर में ही मिलता है, बाकी जगह। फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ, हर प्रोफेशन में इंसान ही रहेगा ना। इंसान तो दो तरीके का है, अच्छा इंसान भी है और बुरा इंसान भी है। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और बुरे डॉक्टर्स भी हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि अच्छे लोगों की संख्या अगर 10% है और बुरे लोगों की संख्या अगर 90% है, तो 90% उस प्रोफेशन को बहुत बदनाम कर देते हैं। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, इसलिए बोलना आपका जायज़ है, लेकिन अभी जो विषय है इसमें ये तो अभी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम जांच वाले क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। अभी जो असॉल्ट हुआ है, फिजिकल असॉल्ट हुआ है,
मेरे समझ से लगता है कि यह ज्वलंत मुद्दा है और हम लोग को इस पर डिस्कशन यही होना चाहिए कि इसको रोका कैसे जा सकता है। नहीं, मैं तो ये रोकना कैसे चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से डॉक्टर पे उन लोगों ने हमला किया, बिल्कुल डॉक्टर पे हमला किया, डॉक्टरों का तो एक यूनियन था, उन्होंने अपने यूनियन के हिसाब से डॉक्टर पर मेडिकल कॉलेज की बच्चियां जो वहां से फोन कर रही है, चिहार रही है, त्राहिमाम कर रही है कि मुझे बचाओ, कुछ भी हो सकता है। और सही में अगर वो लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं करता, अपने आप को जाकर के तालाबंदी नहीं करता, गेट अगर नहीं लगाता, तो वैसी स्थिति में कुछ भी हो सकता था जिसको कल्पना करना अब मुश्किल मैं है। यहाँ पे एक सवाल पूछना बिल्कुल। चाहता हूँ। एक डॉक्टर के ऊपर अत्याचार हुआ तो मेडिकल एसोसिएशन सामने आ गया, बिल्कुल, क्योंकि उनका एक संगठन था। एक आपको मैं एक घटना से आपको परिचित करवाता हूँ। एक बार की बात है, कोविड के समय का ही समय था। कोई एक आदमी दूसरे शहर से आया था, दिल्ली से अपने गांव आया। वो फ्लाइट में कोई जर्नी करेंगे तो कोई डिटेल चेक करते हुए गांव में लोग पहुंचते हैं। पुलिस वहां पहुंचे, उस आदमी को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हो गई तो 2-4 लोगों ने पुलिस वालों को भी कुछ ईंट पत्थर चला दिया, ऐसे करके मारपीट जैसा हो गया। 4-5 घंटे के अंदर पुलिस का एक यूनियन था, डीएसपी एसपी साहब मिल के पूरे गांव को घेर के उस गांव को इतनी बुरी तरीके से पीटा था ना। अब एक अत्याचार तो मान लीजिए कि वहाँ पे घटना हुई डॉक्टर पे, तो डॉक्टर एसोसिएशन खड़ा हो गया। हम तो दोनों को बराबर मान रहे, दोनों भारत के नागरिक हैं, एक डॉक्टर हैं और एक वो गांव का एक आदमी है। बिल्कुल। हम जैसे देश और प्रदेश में रहते हैं, कोई नियम और कानून और सरकारी मदद, किस तरीके का न्याय व्यवस्था है, वो किसी डॉक्टर के साथ अन्याय नहीं हुआ, ये पूरे पब्लिक पे अन्याय होता है। लेकिन उसके विरोध में जो मेडिकल एसोसिएशन का हड़ताल हुआ, इससे अगर पूरे कंट्री में अगर ये इफ़ेक्ट है, मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा हड़ताल था, अगर ये इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो नंबर ऑफ पीपल जो डेथ हुआ होगा इस बीच में, वो एक बहुत भारी संख्या में निकल के आएगा। तो अगर ये भारी संख्या में है तो गलती तो वहाँ पे हुई कि कानून ने या सरकार ने उसकी रक्षा नहीं की, पर इसके विरोध में जो मेडिकल एसोसिएशन का हड़ताल हुआ, हालांकि उनकी भी मजबूरी थी, वो हड़ताल नहीं करते तो क्या करते, और उनका तो कोई उपाय नहीं सरकार से वार्तालाप का, वही जरिया है। लेकिन इसके बाद अगर अच्छा वो जो घटना हुआ एक कॉलेज का है, और ये जो हड़ताल से इफेक्ट होगा पूरे भारत होगा। पूरे भारत में डेली डेथ का संख्या है 50,000। एक कैलकुलेशन है कि एक साल में 2 करोड़ लोग मरते हैं। भारत का 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 70 साल एवरेज लाइफ है, तो 2 करोड़ लोग हर साल मरते हैं। तो महीने में करेंगे तो 16 लाख आता है, और हर दिन करेंगे तो 50,000 आता है। 50,000 लोग या तो बीमारी से मरेंगे, या फिर नेचुरल डेथ होगा, या फिर एक्सीडेंट में मरेंगे, कहीं ना कहीं मरेंगे। तो इस 50,000 में से मान लीजिए कि इस पर देखिए, इस डेथ के रेशियो को अगर बांटना चाहेंगे तो इसको कई भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी मरते हैं, दूसरा होता है पॉल्यूशन से मरते हैं, तीसरा होता है वायरस के अटैक से मरते हैं, चौथा होता है कि फिजिकल असॉल्ट से मरते हैं, पांचवा होता है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से मरते हैं। इस तरह से बातें बांटेंगे तो कई इसमें तो, सिर्फ मेडिकल फैटर्निटी दोषी नहीं हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ, और मेडिकल फैटर्निटी को नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा था। मैं बोल रहा था इस पर स्वास्थ्य विभाग को, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, पथ निर्माण विभाग को, इन सारे बातों को सबको समझना चाहिए। निश्चित रूप से अभी देखिए, हम अगर कह सकते हैं तो हेल्थ जो है अभी बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रही है। हेल्थ की जो संभावना बताते हैं बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रही है, और जो हमारा संसाधन है वो बहुत नगण्य है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बहुत नगण्य है। फिर भी हम कम संसाधन में, अभाव में इतना अच्छा दे पा रहे हैं, तो यह भी हम लोग की माने उपलब्धि कहा जा सकता है। और ऐसे संसाधन लगातार रोज़, आज आप अगर देखेंगे तो पॉल्यूशन का लेवल भारत में बहुत लगातार बढ़ते जा रहा है। एक दूसरी गंदगी का जो आलम है वो लगातार रोज़ सोशल अवेयरनेस पैदा हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण रोज़ कुछ न कुछ ऐसी गंदगियाँ होती रहती है। हम लोग आज प्लास्टिक इसके जंजाल में फंस चुके हैं, प्लास्टिक के जंजाल में फंस चुके हैं, और जिसके कारण रोज़ नए बीमारियों का प्रादुर्भाव हो रहा है। उससे भी
और उसका प्रभाव तो बहुत दूर तक जाता है। सबसे बड़ा कैंसर का कारक हम लोग जहाँ तक रीड करते हैं उसमें प्लास्टिक है, गर्म थैला है, उसका उसी का है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं सरकार का भी आगाह कराना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक को, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिर्फ कहने से नहीं, करने की ज़रूरत है। उसको अतिशीघ्र बंद करना चाहिए। यह बहुत बड़ा, अगर इसका डाटा अगर कलेक्ट किया जाए तो बीमारी पैदा करने में ये वायरस और ये सबसे बड़ा कारक प्लास्टिक ही होगा। जी, तो मैं वही बोल रहा था कि अगर 50,000 डेली डेथ है भारत में, तो 50,000 में कम से कम 25,000 लोग अस्पताल पहुंच जाते होंगे इमरजेंसी में। बिल्कुल पहुंचते हैं। अगर 25,000 लोगों का डेथ अस्पताल में होता है, और ये टाइम जो हड़ताल का रहा, मुझे लगता है कुछ 10 दिनों का था क्या, शायद 8-7। हड़ताल दूसरी तरह से हमारा था। हम लोग का हड़ताल ये नहीं था कि हॉस्पिटल बंद करो, हम लोग हॉस्पिटल बंद नहीं किए। हड़ताल काला बिल्ला लगा करके, मैं पहले ही बोला कि काला बिल्ला लगा करके अपने कामों में व्यस्त रहा। लेकिन ये प्रोटेस्ट किया कि आप हमारे बात को नहीं मान रहे हैं। आप कभी जो डॉक्टर थे वो सड़क पर भी आए, उसका मतलब ये नहीं कि वो अपना कार्य को बाधित करते। तो मैं ही कह रहा हूँ कि अगर 10 दिन का, हम ही एक ऐसे कौम है, कहने का मतलब कि डॉक्टर ही एक ऐसा कौम है जो अपना काम करते हुए और काम करता है, पॉजिटिव हड़ताल करता है, पॉजिटिव हड़ताल करता है। हम लोग जापान के तरह हड़ताल करते हैं कि हड़ताल तो है लेकिन हम एक पैर के जूता ज़्यादा बना देंगे, कम नहीं बना देंगे। पर इसमें हमारा आंखों देखा हाल है। हम कह रहे हैं कि अगर 50,000 डेथ पर डे है और 10 दिन अगर हड़ताल से सफ़र हुआ, छोटा मोटा ही सफ़र, 100% नहीं, 10% ही सफ़र हम बोलते, तो 50,000 गुना 10, 5 लाख लोग अगर इस बीच मरे, उसमें से 10% लोग भी अगर मेडिकल हड़ताल से प्रभावित हुए होंगे, तो ये संख्या होगा 50,000। हाँ, चूँकि ये एक डेथ के अगेंस्ट 50,000 डेथ का मामला है। मैं देखा PMCH में हाल देखा, मैं एम्स में हाल देखा, ऐसा हाल कि वो नंबर ऑफ डेथ अगर 10 का था तो बढ़ के 20-50 हो गए। इस तरीके से वो होता है, प्रभावित होता है, एक सिचुएशन बनता है। ये भी कहा जा सकता है, ये भी सोचा जा सकता है कि इस तरह का असॉल्ट जो अगर आज हम एजिटेट नहीं करेंगे, तो इस तरह का असॉल्ट को अगर हम स्वीकार करते हैं तो कहने का मतलब कि आइए आप डॉक्टर को मिला के, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो डॉक्टर समस्या फेस कर रहे हैं, निश्चित रूप से देखिए, एक तो निंदनीय है ही, दूसरा निंदनीय ये है कि इसको जस्टिफाई नहीं करना है, इसको न्याय मिलना चाहिए। जस्टिफिकेशन नहीं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा हुआ। जो घटना हुआ उसको जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसको न्याय की जरूरत है। आप न्याय को दूसरे दिशा में नहीं मोड़ना है, ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। न्याय को दूसरे दिशा में मोड़ना नहीं है, एक तो न्याय मिलना चाहिए उसको। एक तो घटना घटी, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और ऐसा फिर ना हो डॉक्टर के लिए, यह मैं मांग करता हूँ, ये करता हूँ। हाँ, तो वो डॉक्टर के साथ वो घटना घटा है कि निंदनीय। दूसरा निंदनीय घटना है कि सरकार ने और उसको सॉल्व न करके और उसने पक्षधर वाला पार्ट ले लिया, दूसरा घटना। तीसरा, मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल के सिचुएशन में एक मेडिकल इमरजेंसी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ होगा तो उसमें अगर नंबर ऑफ डेथ एक को छोड़ के 50,000 पहुंच हड़ताल कब पर गए? हड़ताल जब गए, सुनिए, कि जब फिर से उस घटना के बाद फिर से सब लोग मॉब वहाँ पहुँचा और जिसके कारण सभी बच्चियाँ, एक तो घटना हुई है तो निंदनीय था ही, सभी बच्चे दर्द से, उस दिन का घटना अगर आप लोग पता नहीं वीडियो देखें कि नहीं देखें, हम लोग ने देखा वीडियो। और वह मतलब वो जो घटना थी, अगर गलती से अगर गेट खुल गया होता, जैसे तोड़ने की कोशिश किया था, अगर गेट खुल गया होता तो आज मतलब हम लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी की मतलब ये अविस्मरणीय घटना होती, जैसा उसका था। जितने तोड़ फोड़ हुए, जितने हुए, मैंने अभी तक इस तरह का हॉस्पिटलों में नहीं देखा है जैसा उस दिन का हुआ था। हजारों हजार लाख की संख्या में पहुँच करके, और बगैर कारण का, कोई कारण नहीं था वहाँ घटना हुई थी। घटना भी पब्लिक के द्वारा हुई थी, डॉक्टरों पर हुई थी, कारण और इसके अलावा और कोई कारण नहीं था कि वहाँ पर इस तरह की घटना करें। लेकिन कौन ये ऐसा तंत्र है जो इस तरह की घटना को प्रोत्साहित किया, ये जानने की बात है। मुझे तो कहीं ये राजनीतिक बू आती है इसमें कि इस तूल को हवा दिया जाए। हाँ, मुझे जैसे लगता है कि ये घटना घटी, इसमें जिसके साथ घटना घटी वो एक लड़की थी। महिला मुक्ति मोर्चा वाले भी आ सकते हैं कि एक महिला के साथ ऐसा हुआ, मेडिकल डॉक्टर भी थी तो एक मेडिकल एसोसिएशन वाले भी आगे कि ऐसा हुआ। एक भारत की नागरिक भी है वो, एक क्या क्या जाति से उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। एक घटना है
इस घटना में एक यूनियन का सामने आना, मुझे थोड़ा सा यूनियन का भी पॉलिटिक्स दिखता है। बिल्कुल, देखिए मैं फिर से कहता हूँ, यूनियन का कोई पॉलिटिक्स नहीं था, इसका यही था कि न्याय मिलना चाहिए उसको, यही पॉलिटिक्स यूनियन का था कि उस बच्ची के साथ न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब हुआ घटना के प्रतिक्रिया में फिर से उसको, जबकि अब उसके अगेंस्ट में आना चाहिए, लेकिन फिर से उसी को जितने भी आए, वो जितने घटना स्थल को थे सबको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, मटकल को तोड़ फोड़ कर रहे थे, कोई जो साक्ष्य मिल रहा था उसको मुंह बंद करने की कोशिश करवा रहे थे। तो तब मैं कहता हूँ कि ये कौन सा तंत्र था, ये बू आ रही थी, वहाँ से राजनीति की बू आ रही थी, जिसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो सत्ताधारी सरकार है वो इसमें लिप्त थी और ये दोषी थी। एक बातें सामने जो आ रही है, एक घटना मैं और जिक्र करना चाहूँगा, आप डॉक्टर हैं, इसको समझ पाएंगे। मैं तो एक कॉमन, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में, वो एक कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ, एक कॉमन पॉइंट भी होता है। मैं एक घटना है कुछ आज से 6-7 साल पुरानी है। मेरी एक बहन, फुफेरी बहन, उसका तबीयत ख़राब होता है, गांव में इलाज करवाती है किसी तरीके से, पटना लाया जाता है, पीएमसीएच में भर्ती करवाया जाता है। पीएमसीएच हम उससे मिलने जाते हैं, बहुत दिन हो गया था मिले हुए मुझे, कभी जैसे घर गए तो फिर उसके घर नहीं गए, ऐसे 10 साल 15 साल का इंटरवल था। मैं मिलने गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जब मैं पीएमसीएच में हालत देखा तो बेड पे पड़ी हुई थी और डॉक्टरों का भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। जो भी डॉक्टर्स उसको इलाज कर रहे थे, कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं देखे थे अभी तक, सभी वो जूनियर डॉक्टर्स जैसा सिचुएशन था। सरकार का अभाव भी है, वो मैं मानता हूँ। उसके बाद अब प्लान हुआ कि किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती किया जाए। इसी बीच पता चला कि वो शायद कुछ कैंसरस है, वो कोई सजेशन आया था कि, तो उसके लिए वो सैंपल दिया गया था टेस्ट के लिए। वहाँ पे 3-4 दिन का शायद टाइम लगता है आने में। इसी बीच हमने ट्राई किया कि IGIMS में शायद बेहतर सुविधा मिलेगी वहाँ पे। IGIMS में जब मैं वहाँ पे लेके गया, वहाँ की प्रक्रिया से परिचित हुआ, कैसे कैसे करके दिन भर, मेरा भी अच्छा जान पहचान है पटना शहर में, मिनिस्टर्स को पहचानता हूँ, कई ब्यूरोक्रेट्स को पहचानता हूँ, IGIMS में कई लोगों को पहचानता था। इधर उधर से जोड़ जाड़ के मैं भर्ती कराने की कोशिश किया। शाम में जाके एक हम सीट मिल पाया हमको, और जब सीट मिला वहाँ पे, जब डॉक्टर ने चेक किया, कोई एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे डिपार्टमेंट का है ही नहीं। ये मैं किसी से सुना नहीं हूँ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। उन्होंने इमीडिएटली कह दिया कि हम अपने वार्ड में नहीं रख सकते, रात का समय है। वहाँ से हम लोग को निकालना पड़ा। फिर हम लोग पास में ही एक उधर IGIMS के पास ही कुछ कमरा मिलता है ऐसे, वहाँ पे हम लोग उसको रखे। 2-3 दिन हम एडमिट नहीं कर पाए, और कैंसर का ऐसा पॉइंट था कि वो अब हम बाहर कहाँ पे एडमिट करें, ऐसे करके 2-3 दिन में वो डेथ हो गया। मुझे कभी कभी लगता है ये वाला जो घटना है, ये वाला घटना और वहाँ जो कलकत्ता में हुआ, दोनों में ज़्यादा निंदनीय कलकत्ता वाला है, पर वो तो एक आवेश भी रहा होगा। जिसने भी ऐसा किया होगा, वो काम क्रोध लोभ मोह एक इंसान का वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पर यहाँ जो घटना मैंने देखा, पता है, एकदम समझिए कि किसी का डेथ हो गया हो 2-3 दिन में, तो कितना इमरजेंसी सिचुएशन रहा होगा। अब देखिए इसमें और इस पूरी घटना में जब मैंने डेथ होते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये सरकार क्यों ही इतना टैक्स वसूल के और ऐसे बड़े बड़े मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस चलाती है, क्यों ही चलाती है, जब एक बेड तक नहीं मिल पा रहा है, एक डेथ के पोजीशन पे पहुंचा हुआ पेशेंट मेरी आंखों के सामने। अब देखिए मैं इस पर कुछ कहता हूँ। देखिए, दो यहाँ जो अस्पताल है ना, इसको कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है कि एक होता है प्राइमरी सेंटर होता है, और उसके बाद होता है रेफरल होता है, और वो जो है वो रेफरल एंड सेलेक्टेड है। IGIMS लोग क्या करते हैं कि अज्ञानतावश सबको उठा करके IGIMS चले जाते हैं। IGIMS जो है वो रेफरल और सेलेक्टिव हॉस्पिटल है, वो आम हॉस्पिटल नहीं है। PMCH सबके लिए, लेकिन IGIMS और एम्स जो है वो सबके लिए नहीं है, रेफरल एंड सेलेक्टिव है। जब यहाँ नहीं होंगे तब होंगे, और उसमें भी
रेफरल एंड सेलेक्टिव मैं बोल रहा हूँ। सेलेक्टिव करने का मतलब कि कुछ जो पहले वो देखेंगे और देखने के बाद उनको लगेगा कि हमारे इस मरीज को हम भर्ती कर करके ट्रीट कर सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं, तभी आईजीएमएस में भर्ती होता है। तो ये प्रक्रिया है इससे। और वहाँ जो लिमिट सीट का जो लिमिटेशन है वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तब पर भी वो इतना ज़्यादा दबाव रहता है कि वहाँ के मरीजों का कि सब लोगों को निश्चित रूप से नहीं बेड मिल पाता है, सब लोगों को नहीं बेड मिल पाता है। क्योंकि हमारे लिए जो मरीज भर्ती है वो भी हमारा ही आदमी है, हम उसको अपना ही समझते हैं। और जो उसको जब तक वो कहने का मतलब कि दो स्थिति हो सकती है, या तो ठीक होकर के चला जाए या डेथ किसी कारणवश डेथ हो जाए, ठीक है, तभी बेड खाली होता है वहाँ। तब बेड अगर जैसा ही खाली होता है, अगर क्यूरेसी रेट तो बहुत है, जब बेड खाली होते हैं तो हम किसी को ले सकते हैं, लेकिन जब तक बेड खाली नहीं होता है तब तक मैं कहाँ ले सकता हूँ, उसको नहीं ले सकता हूँ। हो सकता है कि वो भर्ती के लायक भी होगा, हमारे वार्ड में ऑन्कोलॉजी वहाँ है, ऑन्कोलॉजी में वार्ड में होगा, तो उसके पहले अगर उससे ज़्यादा भर्ती होंगे और उससे ज़्यादा सीरियस मरीज भर्ती होगा तब उसको कहीं एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हुआ होगा, ये हम लोग के लिए दुखद क्षण होता है कि अगर मेरे पास मरीज आया है और मैं उसको एडमिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए दुखद क्षण है। दूसरा जैसे कोरोना में हुआ होता था कि बेड मेरे पास लिमिटेड है और आया है, मरीज आया है, मैं उसके न मेरे पास उससे और मैं ज़्यादा रख लूँ तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा और उसको रखने का बेड भी नहीं है, तो मैं आखिर कहाँ रखूँगा। दूसरा मैं चीज़ देखा कि जैसे मैं भी पढ़ाई लिखाई किया हूँ, IIT से पढ़ा हूँ, मेरा भी एक क्वालिफ़िकेशन है, डॉक्टर्स का भी एक क्वालिफ़िकेशन होता है, MBBS डॉक्टर होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो। पर जब मैं डॉक्टरों से मिलता हूँ तो थोड़ा डॉक्टरों में एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे नज़र आता है। बहुत सारे, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी मिला जो बहुत अच्छे हैं, सब तरह के लोग, सभी तरह के हैं, बिल्कुल है। अभी एक बार सबको एक हाथ से सब से एक बार की बात है, मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ। मेरे एक फिजिक्स के फैकल्टी हैं, एडमिट थे, उनको ये प्लेटलेट्स घट जाता है किस बीमारी में, डेंगू में। हाँ, डेंगू हुआ था उनको, एक अस्पताल में उनको एडमिट किया गया था। रात में प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात हुई, हम लोग बहुत ढूंढ के और वहाँ से NMCH से वो प्लेटलेट्स लेके आए, तो उन्होंने कहा कि चढ़ा दो ऐसे करके। तो मैंने रोका कि अभी आप पहले चेक तो कर लीजिए कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा झुंझला के बात किया कि आप डॉक्टर हैं क्या, इस तरीके से आपको पता है क्या? हम बोले नहीं, छोटा छोटा तो पता है ना कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो बोला कि वो तो चेक मॉर्निंग में होगा। तो हमने बोला कि तो फिर रुक सकते हैं तो रुक जाइए, मान लीजिए इंक्रीजिंग होगा और चढ़ा देंगे तो थोड़ा फॉरेन पार्टिकल है बॉडी में, कुछ इफेक्ट हो सकता है, अगर खुद ही सुधर जाएगा तो अच्छी बात है। रात में नहीं चढ़ा, मॉर्निंग में वो प्लेटलेट्स जब काउंट हुआ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था और बहुत हद तक सुधर गया था। फिर हम लोग बोले कि अब तो सुधर गया तो हम लोग को रिलीज़ कर दीजिए, और पेशेंट एकदम नॉर्मल स्टेट में थे। वहाँ से जब रिलीज़ करने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, शाम में एक बार और रिपोर्ट देखेंगे 8 बजे के बाद फिर आप लोगों को रिलीज़ करेंगे। हम लोग बड़ी बेसब्री से 8 बजे का इंतज़ार किए। 8 बजा, रिपोर्ट आया और प्लेटलेट्स एकदम खूब बढ़ गया था, खूब अच्छा हो गया था। अब हम लोग बोले कि अब रिलीज़ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ रिलीज़ कर देंगे, अब तो सब कुछ ठीक है, पर 3 आवर्स का वेटिंग टाइम डाल दिया उन्होंने, 3 घंटे में रिलीज़ कर देंगे। हमने कहा कि 3 घंटे, हम लोग 5-7 लोग थे, मतलब हम भी डाक बंगला चौराहे से वहाँ गए हुए थे। 3 घंटे मतलब ऐसा आप क्या करेंगे 3 घंटे में? 3 घंटे में इंसान पटना से मुंबई पहुँच जाता है, फी पूरा आपका बिल भरा हुआ है, कोई सरकारी प्रक्रिया नहीं, कहाँ से परमिशन लेना है, क्या लेना है, 3 घंटे क्यों? उन्होंने ऐसे नोटिस बोर्ड पे दिखा दिया कि वो एक उनका चेकलिस्ट लिखा हुआ था कि 2 से 3 घंटे लगता है उसमें रिलीज कर डिस्चार्ज करने में। हमने बोला कि ठीक है, वो नियम है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, लेकिन रात का समय देखिए, सभी परिवार वाले इंतज़ार कर रहे हैं, अब सब पेशेंट चल रहा है, बोल रहा है कुछ प्रॉब्लम है नहीं, प्लेटलेट्स बढ़ चुका है, अब छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं। मुझे क्रोध आया। मैं उनको बोला कि आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो बात मुझे वैलिड नहीं लग रहा है, या तो आप साबित कर दीजिए कि रोकना इनको ज़रूरी है, और नहीं तो छोड़िए, और नहीं तो हम ज़बरदस्ती ले जाएंगे। वो बोले ऐसे कैसे ज़बरदस्ती ले जाएंगे? मुझे यहाँ तक बोलना पड़ा कि मैं लेके जा रहा हूँ
आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। हालांकि हम कम लोग थे, वो ज़्यादा लोग थे अस्पताल वाले, पर मुझे मेरे अंदर एक सपोर्ट पॉइंट था कि अगर मुझे ऐसे रोकेंगे तो मैं फिर बहुत सारे मीडिया कर्मियों को बुलाऊंगा, मीडिया कर्मियों को बुला के मैं इनको बोलूँगा कि ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने भी हिम्मत नहीं किया, जो डॉक्टर मैन थे उनसे मेरी बात करवाया, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप लेके जाइए, पर अगले दिन आके वो एक साइन वाइन जो करना होगा कर दीजिएगा, ऐसे करके बोले। ये बात हुई। तो बताइए कि मुझे एक सरकारी दफ्तर में जाते ना कि आपको आज परमिशन नहीं मिलेगा, आपको एनओसी नहीं मिलेगा। देखिए डिस्चार्ज के आप एक कागज नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँ। तो मुझे ये लगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, अस्पताल में इलाज का बात है और सब प्राइवेट अस्पताल है, अभी फी भी नहीं बाकी है, सब कुछ दिया हुआ है, टेस्ट का रिपोर्ट भी आ गया है, पर ये सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई पड़ता है कि मैंने 3 घंटा बोला है तो रुको। जैसे थाने में जाते हैं और एक दरोगा हम आपसे और हमसे तुम करके बात करता है कि तुम थाने में आए हो, अभी तुम यहाँ पे बच्चा हो। इस तरीके से डॉक्टरों के अंदर एक साइकोलॉजी मैंने देखा है, और ये मैं बोल रहा हूँ कम से कम 10 में से 6 डॉक्टर ऐसा करते हैं। डॉक्टरों में नहीं रहती है। आप सुनिए, जैसे आप गए होंगे बड़े अस्पताल में गए होंगे तो उसका कुछ नियम कानून होता है, उसका कुछ प्रोसीजर होता है डिस्चार्ज का, एडमिशन का भी प्रोसीजर होता है, डिस्चार्ज का भी प्रोसीजर होता है। जब तक वो डॉक्टर आकर करके उसको लिखेंगे नहीं तब तक वो देगा नहीं। वो डॉक्टर कहाँ इंगेज है ये भी नहीं पता है, तो इसीलिए लोग लेते हैं, समझ लेते हैं कि कितना इतना समय में डॉक्टर साहब आ सकते हैं या आ जाएंगे। एक बात होती है, अगर मान लिया कि कोई क्लिनिकल प्रोसीजर हुआ तो उसके सीनियर डॉक्टर उसको कुछ एडवाइस करते हैं, उसके बाद जूनियर डॉक्टर उसको पूरे को लिखते हैं, जितने टेस्ट हुए उसको लिखते हैं, जितना प्रोसीजर से गुजरा वो लिखते हैं, नर्सिंग का पूरा चार्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या क्या हुआ कंप्लेन लेकर के वो लिखते हैं, उसके बाद क्या क्या फिर आपको दवाई खाने उसको लिखते हैं। ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। तो मेरे समझ से आप अपने जगह पर ठीक थे, लेकिन वो अपने जगह पर ठीक था, उसको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए आपको। अगर डॉक्टर वहाँ उपलब्ध थे तो जल्दी लिखा के देना चाहिए, अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे तो आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए था कि डॉक्टर साहब नहीं है, थोड़ा सा मैं कोऑपरेट करता हूँ। अब आखिर सवाल एक हम सिर्फ लेंगे, वहाँ की घटना के बाद आज कोर्ट के आदेश पे कई जगह हड़ताल खत्म हो गई। तो पप्पू यादव जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, सांसद भी हैं, और उन्होंने कहा है कि IMA को जितने मरीज इस हड़ताल के दरमियान मरे हैं 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए, उन्होंने डिमांड किया। क्या कहेंगे? हमको तो लगता है कि मैं IMA की बात नहीं जाना, उनका भी बात नहीं सुना हूँ। मुझे लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में गर्मी में ढेर सारे लोग मरे थे, उसमें से भी उनके चुनाव के जो भी वोटर थे, जितने लोग मरे उनको भी 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए उनको। तो डिमांड उनका नाजायज, हमारा भी डिमांड जायज़ है। अगर उनका डिमांड जायज़ है तो मेरा भी डिमांड जायज़ है कि अगर कोई मरे होंगे, उनका जो वोटर उसके पास रहा होगा, तो उनको भी 1-1 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहे थे। ठीक है, डॉक्टर साहब ने अपनी राय रखी है, और हम लोगों ने जो चर्चा की है, एक कोशिश की है कि जो रोज़मर्रा के दिनों में जिस तरीके की परेशानियां आती है, घटना के बाद जो इस परिस्थिति उत्पन्न होती है, और उसके बाद आए दिन किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रहती है एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाने पे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और डॉक्टरों के सामने क्या परेशानी उत्पन्न होती है, और आम पब्लिक जो जाते हैं वहाँ एक मरीज के रूप में, मरीज के परिजन के रूप में उनके साथ, इन सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की, जिसमें डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी, और सवाल भी इन्होंने पूछा। डॉक्टर MK सिंह हैं, जो MK सिंह सर, उन्होंने भी सवाल पूछा, जो मरीज के तरफ, परिजन की तरफ से जो होता है वो सब कुछ उन्होंने बताया, और एक चर्चा करने की कोशिश की है। आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार सर, आप लोग का धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।